लगभग लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन पॉलिटी से आते हैं। कहीं ना कहीं प्रीलिम्स के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन मेंस के लिए तैयारी करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। पढ़ाई चालू ऐसे कीजिए आपको इंटरेस्ट आने लग जाए, क्योंकि एथिक्स थोड़ा सा बोरिंग लगता है कहीं। इंटरेस्ट कैसे आएगा? इंटरेस्ट आएगा जब आप थोड़ा डिस्कशन देखेंगे। इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, आफ्टर राइटिंग 3 मेंस एंड गिविंग इंटरव्यू, आई कैन डेफिनेटली से हाउ टू डिसाइड सोर्सेज। अगर आपका साइंस का बैकग्राउंड नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज अपने स्कूल टाइम में वापस जाकर के क्लास 6 से लेकर के 10 तक की जो एनसीईआरटीज हैं उन्हें पढ़ ली। लेकिन ध्यान रहे, इसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और 2। अगर आप कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करें तो आप भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा सोर्स पढ़ना है और कौन सा सोर्स नहीं पढ़ना है। ऐसे प्रिंसिपल जिसमें मैं कहता हूं 1 ओवर मैनी, एक सोर्स बहुत सारे सोर्सेज से बेहतर है। रिविजन्स ओवर मैनी, बहुत सारी डिफरेंट किताबें पढ़ने से अच्छा है एक किताब का बार बार रिवीजन किया जाए। लेकिन ये मुझे कैसे पता चला, मैं थोड़ा अपने बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मेरा नाम है अनिल तिवारी, और आफ्टर राइटिंग 3 मेंस एंड गिविंग इंटरव्यू, आई कैन डेफिनेटली से हाउ टू डिसाइड सोर्सेज, एंड आई एम गोना टेल यू ऑल द सोर्सेज related to UPSC preparation for your success. Going ahead, there are many other principles also. Apart from these two, there is third principle, notes after books. मैं आपको सोर्स बता दूंगा, बुक्स बता दूंगा, लेकिन क्या आप एग्जाम के बाद उसको रिवाइज कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो आपको नोट्स भी बनाने जरूरी है। एग्जाम ओवर पीएचडी, एक नोट्स को कितने डिटेल में पढ़ना चाहिए, कितना डिटेल में किसी टॉपिक को जाना चाहिए, वो इस बात से डिसाइड होता है कि आप यहाँ पीएचडी करने नहीं आए हैं, आप यहाँ एक एग्जाम देने आए हैं। तो एग्जाम ओवर पीएचडी। ऐसे ही पीवाईक्यूज एज अ फिल्टर। अब कोई नोट्स आपने डिसाइड कर लिया, वही एक नोट्स, वही एक सोर्स है आपका, उसी को आप बार बार पढ़ेंगे, उसी को आप रिवाइज करेंगे, उसी से आप नोट्स बनाएंगे, लेकिन कितना बनाएंगे, कितने डेप्थ में जाएंगे, वो डिसाइड करने के लिए पीवाईक्यूज का इस्तेमाल करना है। तो सारे सोर्स का एक फिल्टर जो है वो पीवाईक्यूज है। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, अगर आप इनको लगाएंगे तो मैं मानता हूं कि कोई भी सोर्स आप अगर फॉलो करें, आप उसमें सक्सेस पाएंगे और अच्छे तरीके से उसको एग्जाम के लिए यूज कर पाएंगे। अब थोड़ा सा इस एग्जाम के बारे में मैं 2 मिनट में आपको बताना चाहूंगा। अगर आपको अभी भी नहीं पता है तो ये जो एग्जाम है 2 स्टेज में होता है, प्रीलिम्स और मेंस। लोग बोलते हैं 3 स्टेज, बट यूपीएससी कहती है 2 स्टेज, जिसके अंदर मेंस जो है रिटन और इंटरव्यू होता है, और प्रीलिम्स के अंदर आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। इसके बियॉन्ड अगर आप जाओगे तो देखोगे कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जीएस का और सीसेट का। ये एक एप्टीट्यूड का पेपर होता है जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश आती है, और एक जीएस का पेपर होता है जिसमें नॉर्मल सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब आते हैं। आगे देखें तो मेंस के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनमें आपका लैंग्वेज का पेपर होता है, जीएस के 4 पेपर होते हैं, ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, एंड देन आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। अब मैं बात करूं सोर्सेस की, तो मैं 2 पार्ट्स में इनको डिवाइड करता हूं। एक को मैं बोलता हूं कोर सब्जेक्ट्स। चूंकि आप 2027 की तैयारी करना चाहते हैं, तो कोर सब्जेक्ट से क्या मतलब है? कोर सब्जेक्ट से मतलब है कि ऐसे सब्जेक्ट्स जिनके आधार पर आप दूसरे सब्जेक्ट भी तैयार कर सकते हैं। मैं उदाहरण देता हूं, जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी को मैं कोर सब्जेक्ट में रखता हूं। क्यों? क्योंकि पॉलिटी के बेसिस पर आप गवर्नेंस तैयार कर सकते हैं। पॉलिटी पढ़ने के बाद ही आप कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस या स्कीम्स की बातें कर सकते हैं। तो पॉलिटी एक कोर सब्जेक्ट मानता हूं मैं। इसी तरीके से ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है। तो हम पहले कोर सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। कोर सब्जेक्ट में जैसे मैंने कहा पॉलिटी, तो पॉलिटी को सबसे पहले देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ना केवल प्रीलिम्स के लिए बल्कि मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पॉलिटी का जो पोर्शन है वो जीएस पेपर 2 के अंदर आता है, और प्रीलिम्स का अगर आप सिलेबस देखोगे तो उसमें भी आता है। और अगर आप क्वेश्चंस की बात करूं तो बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में, लगभग लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन पॉलिटी से आते हैं। और वैसे ही जीएस 2 में अगर आप देखेंगे तो मेजर पोर्शन जो है पॉलिटी बनाती है। सोर्सेज की बात करूं तो सबसे पहले मैं बोलूंगा, यदि आप कहीं से क्लास कर रहे हैं तो आप अपने क्लास नोट्स को रेफर कीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक सोर्स होता है, क्योंकि आप खुद लिखते हैं और इससे आपको बेटर आइडिया लगता है। और जब क्लास कोई टीचर पढ़ाता है तो वो प्री और मेंस दोनों के लिए पढ़ाता है यूजुअली, तो यहाँ से आपका बेस बनता है। अगर मान लीजिए आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबको मालूम है लक्ष्मीकांत एक बुक है जो सब रिकमेंड करते हैं। मैं भी रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को पढ़ें, लेकिन इस बुक में मैं बताता चलूं, थोड़ा सा प्रीलिम्स सेंट्रिक ज़्यादा अप्रोच रहता है। मतलब कि आप कहीं ना कहीं प्रीलिम्स के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन मेंस के लिए तैयारी करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो मैं उसके लिए भी आपको सलाह दूंगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल आप लक्ष्मीकांत को अपना बेस सोर्स बना सकते हैं। लक्ष्मीकांत के साथ साथ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक ऑब्जेक्टिव लक्ष्मीकांत भी आती है।
मतलब एक ऑब्जेक्टिव बुक आती है जिसमें क्वेश्चंस होते हैं टॉपिक वाइज, तो आप उसको भी लगा सकते हैं। तो ये 2 सोर्सेस आपके पॉलिटी के लिए मुख्य हो जाएंगे अपार्ट फ्रॉम योर नोट्स। लेकिन एनसीईआरटीज का क्या करें, एनसीईआरटीज भी होती हैं, तो यहां पर थोड़ा आप एनसीईआरटीज का यूज कर सकते हैं बेसिक मेंस की प्रिपरेशन के लिए और अंडरस्टैंडिंग को और रिफाइन करने के लिए। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो लक्ष्मीकांत के बियॉन्ड जाते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको इन एनसीईआरटीज में मिल जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको सेकुलरिज्म बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, लिबर्टी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, तो आप पॉलिटिकल थ्योरी की जो एनसीईआरटी है उसको रेफर कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा सब्जेक्टिव एनालिसिस भी समझना है तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क को देख सकते हैं। ये 2 एनसीईआरटी की बुक्स हुई। इसके अलावा एक मस्ट रिकमेंडेशन है मेरी ओर से, वो है बेयर एक्ट। ये बेयर एक्ट क्या होता है आप पूछेंगे, ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। बेयर एक्ट वो जो लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो खुद ब खुद आपको पढ़ना होता है, जिसमें आर्टिकल्स होते हैं जिनको आप पढ़ के और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग समझते हैं। और इनको पढ़ने की जरूरत क्या है, प्रीलिम्स में डायरेक्टली आते हैं, कुछ आर्टिकल्स आते हैं, लेकिन मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आप आर्टिकल्स को कोट करें, उनकी लैंग्वेज में बात करें। तो ये हो जाएगा। इसके अलावा मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यूज़पेपर। मैंने न्यूज़पेपर लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ न्यूज़पेपर, इन जनरल जो करंट अफेयर्स के एनालिसिस होते हैं, जो एडिटोरियल एनालिसिस होते हैं, जो स्कीम्स आती हैं, पीआरएस की वेबसाइट है, बहुत सारे करंट अफेयर्स प्रिपरेशन आपको करने होते हैं ताकि मेंस में आपका एनालिसिस चल सके। तो ये पॉलिटी का आपका प्री और मेंस का प्रिपरेशन पूरा होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो हिस्ट्री है। ये भी एक कोर सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप हिस्ट्री नहीं जानते हैं तो आप प्रेजेंट को नहीं समझ सकते हैं, और हिस्ट्री से बहुत सारी लर्निंग ली जाती हैं। आप कोई भी पेपर लिख रहे हो या आप प्रीलिम्स का पेपर दे रहे हो, हिस्ट्री के सवाल आपको जरूर मिलेंगे। आप यहाँ तक सोच लीजिए कि कभी कभी इंटरव्यू और ऐसे में हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है, तो इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। इसको हम टाइम पीरियड के हिसाब से एक बार देखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं लेता हूं एंशिएंट एंड मेडिवल, ये सबसे पहला टाइम पीरियड है। इसमें हमें कैसे पढ़ना है, देखिए एंशिएंट और मेडिवल थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें याद करने की होती हैं। इसमें बहुत सारे किंग्स के नाम होते हैं, बुक्स के नाम होते हैं, साइट्स के नाम होते हैं, टेम्पल्स के नाम होते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। लेकिन इसके लिए हम बेसिक तैयारी जरूर करेंगे, क्योंकि कुछ सवाल हमारे इससे सही हो सकते हैं। इसीलिए मैंने इसमें जो सोर्सेज रखे हैं वो बड़े ही बेसिक रखे हैं, और इन पर ही स्टिक करना, इनके बियॉन्ड मत जाना। तो एनसीईआरटी की जो 2 किताबें हैं थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, वो आप रेफर करोगे एंशिएंट और मिडिवल के लिए। इसमें आप फोकस क्या करोगे, इसमें आप फोकस करना क्रमशः, एक प्रायोरिटी बना लो। क्रमशः आप ऐसे चलना कि आप सबसे पहले इन जनरल टाइमलाइन सेट करना। एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो टाइमलाइन आपको वहाँ दिखेगी। इन जनरल टाइमलाइन सेट करना, और आप उसमें देखना कि राजा क्या चेंज कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या चेंज कर रहा है, वो कौन से रिफॉर्म्स लेकर आ रहा है, कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर की वर्क कर रहा है, कौन सा टेम्पल बनवा रहा है, कौन सी बुक लिखने के लिए बोल रहा है, या उस टाइम पीरियड पे कौन सा एक म्यूजिकल जो है इंस्ट्रूमेंट फेमस हो रहा है। जो भी ऐसी चीज जो जो सिर्फ पॉलिटिकल ना हो, यानी लड़ाइयाँ, वॉर्स, किसने किसको हराया, उस पर ध्यान कम देते हुए जो दूसरा पार्ट है हिस्ट्री का, उस पर आप फोकस करना, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, यदि कोई ट्रेवलर आता है तो उसको ध्यान से नोटिस कीजिएगा कि वो क्या बोल रहा है इंडियन सोसाइटी के बारे में उस टाइम पीरियड में। इस तरीके से आप एनसीईआरटी कवर करेंगे। फिर आ जाते हैं अपन मॉडर्न हिस्ट्री पे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है वो आपको इन 2 किताबों से तैयार करनी होती है, बट मैं कहूँगा कि आप किसी एक से स्टिक करना। वो एक किताब कौन सी होगी, वो होगी स्पेक्ट्रम, या अगर आपको स्पेक्ट्रम ना समझ आए तो आप बिपिन चंद्रा पर चले जाना। लेकिन मैं एक ही किताब बोलूंगा कि आप एक किताब को पढ़ो। अब इनको पढ़ना कैसे है, देखो जो स्पेक्ट्रम जो बुक है, इस बुक को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये किताब बहुत बड़ी हो गई है। इस किताब में बहुत सारी चीजें ऐड कर दी गई हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना कि जब आप पढ़ो इस बुक को बड़े ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जब आप पढ़ो तो नोट्स बनाते चलना, क्योंकि बहुत मोटी बुक है, इसको रिवाइज करना बहुत मुश्किल होता है। नोट्स कैसे बनाने हैं, आप जब भी इस बुक को पढ़ो तो प्लीज एंड प्लीज पीवाईक्यूज का एनालिसिस कर लेना पहले, और एनालिसिस से आपको ये पता चलेगा कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या चीज एग्जाम में ज्यादा आती है।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दूं, महात्मा गांधी एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीवाईक्यूज देखोगे, मेंस के देखो या प्रीलिम्स के देखो, तो जब भी कोई चीज महात्मा गांधी से रिलेटेड आपको मिले तो प्लीज नोट कर लो। जैसे यूरोपियंस का एडवेंट है, उससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, उनकी साइट्स पूछी जाती हैं कि वो कहाँ आए थे, तो आप उसको नोट कर लो। अगर आप नोट करोगे तो समझ जाओगे आप। तो ये तो हुआ स्पेक्ट्रम। अब देखिए बिपिन चंद्रा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये भी एक बुक है। ये बुक थोड़ा सा मेंस में थोड़ा ज़्यादा हेल्प कर सकती है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि आप किसी एक बुक पर स्टिक करना, इनमें से कोई एक पिक कर लो। स्पेक्ट्रम को मैं रिकमेंड करूँगा, बाकी आपकी इच्छा है तो आप बिपिन चंद्रा भी पढ़ सकते हैं। और हाँ, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इनफ है ये दोनों बुक, इसके बियॉन्ड ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो पार्ट है हिस्ट्री के अंदर, वो है पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस से इतने क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट मानता हूँ, इनको मैं कोर मानता हूँ। भले ही क्वेश्चन ना आए, लेकिन अगर आप कोई भी पार्ट पढ़ोगे, जैसे आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो, तो इकोनॉमी में पोस्ट इंडिपेंडेंस बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, किस तरीके से आफ्टर इंडिपेंडेंस हम आगे बढ़े। सिमिलरली अगर आप IR पढ़ रहे हैं, अगर आप पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं एक हद तक, तो वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या चल रहा था उससे आपको कॉन्टेक्स्ट लगता है कि कैसे पॉलिटी डेवलप हुई। तो इन दो को आप बड़े ध्यान से पढ़ें, और इसके लिए मैंने NCERT यहाँ लिख दी है। पोस्ट इंडिपेंडेंस की क्लास 12 की NCERT है और वर्ल्ड हिस्ट्री की भी NCERT है। इन दोनों NCERTs को आप रेफर कर सकते हैं। और एक काम जरूर करना कि इनको क्विकली पढ़ना, इनसे जो आप मोटी मोटी लर्निंग आप ले सकते हैं उनको लेना, ज़्यादा दिमाग लगा करके ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। मैं एक और चीज़ रिकमेंड कर सकता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे आपको समरीज मिल जाएंगी, बहुत सारे समरीज और नोट्स मिल जाएंगे ऑनलाइन, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं आफ्टर रीडिंग द बुक। ठीक है, अब आ जाते हैं आर्ट एंड कल्चर पर। आर्ट एंड कल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं और आपको आना भी अच्छे से चाहिए। इसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1। ये एक NCERT है और बहुत ही अच्छी NCERT है, इसको पढ़ेंगे आप। इसमें बहुत अच्छी पिक्चर्स हैं, अगर कोई टेम्पल दिया हुआ है उसका बढ़िया पिक्चर है, उसका डिस्क्रिप्शन भी है, और बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस बुक से आए हैं। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो आर्ट एंड कल्चर के लिए पर्टिकुलरली देयर इज अ बुक कॉल्ड नितिन सिंघानिया। अब मैं यहां उसे क्यों रिकमेंड नहीं कर रहा, क्योंकि ये बुक थोड़ी सी इंटिमिडेटिंग है। जो आप शुरुआत कर रहे हैं उस टाइम में आपको ये इंटिमिडेटिंग लग सकती है, मतलब डरा सकती है। तो आप इसको एक बार NCERT पढ़ लो, कवर कर लो अच्छे से, फिर उसके बाद आप कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए रेफर कर सकते हो। मे बी फिलोसॉफिकल थॉट अगर आपको पढ़ना है इंडिया का, थोड़ा उसके लिए रिकमेंड कर लो। कुछ टेम्पल्स एक्स्ट्रा पढ़ने हैं उसके लिए आप पढ़ लो। तो इसको सेलेक्टिवली नितिन सिंघानिया को आपको पढ़ना है, इन डिटेल आपको नहीं पढ़ना है। एक हाईली रिकमेंडेड चीज मैं बोलूंगा आपको, एक हाईली रिकमेंडेड बात मैं आपको यहां बोलना चाहता हूं, वो ये है कि आप जब भी हिस्ट्री पढ़ें तो उस हिस्ट्री की टाइमलाइन में आप आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ें। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर आपने मौर्यंस को पढ़ा, तो मौर्यंस के टाइम पे जो स्तूपास बन रहे थे, जो भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर में कंट्रीब्यूशन हो रहा था, उसको आप जरूर पढ़ें। बुद्धिज्म को जरूर पढ़ें। जैसे ही आप गुप्ता पीरियड में आए तो कॉइनेज जरूर पढ़ें। जैसे ही आप मुगल पीरियड में आए तो आप पेंटिंग्स जरूर पढ़ें। इस तरीके से आप टाइमलाइन के साथ जरूर चलें, उससे आपको बेटर समझ में आएगा। आगे चलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज ज्योग्राफी। इसकी हम बात कर लेते हैं। हमारे अनअकैडमी में सुदर्शन गुर्जर सर हैं जो ज्योग्राफी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। तो ये सब रिकमेंड करने से पहले मैं आपको एक बार बोलूंगा, अगर आप ज्योग्राफी के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, कैसा भी समझना चाहते हैं, तो एक बार सुदर्शन गुर्जर सर के यूट्यूब चैनल को जरूर चेक करें, वहां आपको सब कुछ मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ NCERTs जो है वो आपका सारा मामला संभाल लेती हैं। ज्योग्राफी की अच्छी बात यही है, यानी अगर आप NCERTs तक स्टिक रहें तब भी आपका काम चल जाएगा। कौन कौन सी NCERT हैं ध्यान से देख लेते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी की NCERTs हैं इंडिया की, और फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ये दोनों आपको पढ़ना है, एक के बाद एक पढ़ना है। पहले ये पढ़ना है फिर ये पढ़ना है, क्योंकि इसको समझोगे तभी ये समझ में आएगी। फिर आपको देखना है कि थोड़ी इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी आ जाती है, जिसमें इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी एंड फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये आपको ह्यूमन ज्योग्राफी में ऐड करती हैं। तो आप इनको इस लाइन से पढ़ना, ये आपके मेंस में काम आएंगी और ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आएंगी। आगे देखते हैं। आपके पास एक और बुक है जिसको हम बोलते हैं GC लियोन। ये बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी के लिए काम आती है
और ये भी एक अच्छी बुक है। एनसीईआरटी अगर आप देखो तो एनसीईआरटी की जो फिजिकल ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है उसको आप इससे रिप्लेस कर सकते हो, यानी दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हो। लेकिन ध्यान रहे इसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 एंड 2। पार्ट 1 पूरा पढ़ना है, इसी बुक के अंदर 2 पार्ट होते हैं। पार्ट 2 में आपको सिर्फ समरी पढ़नी है, इतना डिटेल में आपको पार्ट 2 नहीं पढ़ना है। बायोम्स के बारे में होता है ये, इसको आपको थोड़ा कम पढ़ना है। बट आपको बाकी जो एनसीईआरटीज हैं वो तो पढ़नी पड़ेंगी, यानी फिजिकल ह्यूमन एनसीईआरटी और इंडियन ज्योग्राफी तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। तो आप इसको जीसी लेओंग से रिप्लेस कर सकते हैं। आगे अगर आप देखो हमारे सुदर्शन गुर्जर सर की भी किताब है, तो अगर आपको एनसीईआरटीज रेफर नहीं करनी तो आप सुदर्शन सर की किताब को डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, और इनके यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल भी हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो ज्योग्राफी और मैपिंग दोनों में ही आपका काम सुदर्शन सर कर देंगे, एक बार जरूर चेक करें। आगे देखते हैं एक और कोर सब्जेक्ट है, दैट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी की फटाफट बात कर लेते हैं। इकोनॉमी आपका बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है। डायनेमिक से मतलब ये है कि इसका कुछ कोर एस्पेक्ट है। कोर एस्पेक्ट का मतलब है कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट। कुछ बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें, वो कॉन्सेप्ट्स आपको एक बार समझना होते हैं, लेकिन उन कॉन्सेप्ट्स में डेवलपमेंट होता रहता है, डेली डेवलपमेंट होता रहता है, मंथली 6 मंथली डेवलपमेंट होता रहता है। तो एक कॉम्बिनेशन बनता है कि कोर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने चाहिए और करंट अफेयर से आप अपडेटेड होने चाहिए। ये बेसिक इशू होता है इकोनॉमी के अंदर जो स्टूडेंट को टैकल करना होता है। अब इसका सॉल्यूशन में क्या बताता हूँ, सॉल्यूशन में ये बताता हूँ कि जो एनसीईआरटीज हैं या महाराष्ट्र या तमिलनाडु की भी जो एनसीईआरटीज हैं, लोग बाग उन्हें ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, या एनसीईआरटी सीबीएसई वाली जो एनसीईआरटी है वो भी आप पढ़ सकते हो। इनमें से आप कॉन्सेप्ट्स में बड़ी बढ़िया क्लियरिटी लेके आओ, कॉन्सेप्ट्स में अच्छी क्लैरिटी लेके आओ। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि नेशनल इनकम क्या होती है, तो नेशनल इनकम को अच्छे से समझ लो एनसीईआरटी में पहले। अब जब आपने एक बार समझ ली, अब आप क्या करो कि करंट अफेयर्स पे फोकस करो। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स आपने इनसे पढ़ लिए, ये 2 एनसीईआरटी रिकमेंड कर रहा हूँ। माइक्रो वाली जो है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैक्रो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। इससे कोर कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करने हैं। क्लियर करने के बाद आपको क्या करना है, ये हमारे सर हैं मुनाल सर, इनके यूट्यूब चैनल पर जाना है और वहां से जो भी करंट अफेयर्स सर कवर कराते हैं वो आपको कवर करने हैं। और अगर आपको पूरी की पूरी टेंशन खत्म करनी है तो आप मृणाल सर से इकोनॉमी पढ़ सकते हैं, उनकी किताब भी है, उनकी किताब को रेफर कर सकते हैं। और दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर इकोनॉमी प्रॉब्लम्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन। सर क्या करते हैं, सर मंथली और ईयरली बहुत सारे कंपाइलेशंस लेके आते हैं करंट अफेयर्स के, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, जो भी इश्यूज चल रहे होते हैं वो भी समझाते हैं। तो आप यहाँ से इकोनॉमी को पूरा कवर कर सकते हैं, प्री मेंस दोनों के लिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं अपन नॉन कोर सब्जेक्ट्स पे। देखिए नॉन कोर से मतलब ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। कोर और नॉन कोर का मतलब थोड़े अपनी सहूलियत के लिए हम ऐसे समझते हैं कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो नॉन नेगोशिएबल हैं, जिनको आपको पहले पढ़ना ही चाहिए, और नॉन कोर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आप उनको पढ़ने के बाद थोड़ा बेटर समझेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर एनवायरनमेंट आपको समझना है तो पहले ज्योग्राफी थोड़ा समझ में आना चाहिए, तभी एनवायरनमेंट समझ में आएगा, वैसी वाली बात है। तो उस आधार पर ये नॉन कोर सब्जेक्ट मैं बोलता हूँ। अब इसमें हम देख लेते हैं, जैसे एनवायरनमेंट पहला ही आ गया तो अगेन अपने सुदर्शन गुर्जर सर आ गए, और सुदर्शन गुर्जर सर के जो नोट्स हैं और जो उनके क्लासेस हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, इकोलॉजी के ऊपर, वो आप अच्छे से देखिए और आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं एक ही हाईली रिकमेंडेड चीज़ है, आप इसको पढ़िए। अगर मान लीजिए आप ये नहीं कर रहे हैं तो कोई भी स्टैंडर्ड बुक जो मार्केट में है आप उसको रेफर कर सकते हैं। आप जानते हैं, मैं जानता हूं मैं किन बुक्स की बात कर रहा हूं, तो आप उन बुक्स को रेफर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस I would highly recommend that in environment you have to take care of current affairs very regularly and very meticulously, because many of the questions will come from current affairs. Alright, so this is the other part. So सुदर्शन सर की अगर आप YouTube चैनल पर जाएंगे तो आपको इस चीज से भी छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि वो करंट अफेयर्स भी YouTube चैनल पर कवर करते हैं। रही बात डिजास्टर मैनेजमेंट की, क्योंकि इन्वायरमेंट के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट भी आता है, तो ये भी सुदर्शन सर कवर कराते हैं, तो आप इसको भी वहां से कवर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वहां से कवर नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एनडीएमए की वेबसाइट पर जा सकते हो। एनडीएमए की वेबसाइट पर अगर जाएंगे तो एक एक डिजास्टर जो है वहां मेंशन्ड है, चाहे हीट वेव हो, चाहे डिजास्टर अर्थक्वेक हो, वहां मेंशन्ड है, उनके सॉल्यूशन मेंशन्ड है, वो डिजास्टर है क्या आप वहां से देख लीजिए, वहां एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। और आप करंट अफेयर्स तो पढ़ ही रहे होंगे, तो करंट अफेयर्स में क्या होगा, नए नए एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आपका कवर हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपन बहुत लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, दैट इज साइंस एंड टेक, क्योंकि इस
एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए आधे बच्चे तो अपने ह्यूमैनिटीज के हैं और आधे बच्चे अपने साइंस के हैं। साइंस वाले बच्चे कहते हैं साइंस में तो मजा आता है, ह्यूमैनिटी वाले बच्चे बोलते हैं हमें मजा नहीं आता। तो उनके लिए क्या, देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, अगर आपका साइंस का बैकग्राउंड है तब तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, आप समझ जाते हैं, आपको पहले से ही पता होती हैं ज़्यादातर चीज़ें। लेकिन अगर आपका साइंस का बैकग्राउंड नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ अपने स्कूल टाइम में वापस जाकर के क्लास 6 से लेकर के 10 तक की जो एनसीईआरटीज़ हैं उन्हें पढ़ लीजिए, उनसे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब इसमें ऐड क्या करना रहेगा, ऐड करना रहेगा करंट अफेयर्स। उन करंट अफेयर्स के लिए आप अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर्स, डेली न्यूज एनालिसिस फॉलो कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश सारी भाषाओं में अवेलेबल है, वहां से आपका करंट अफेयर्स कवर होने लग जाएगा। और हम मैगजीन भी निकालते हैं, हम कंपाइलेशन भी निकालते हैं, तो आपको जो अच्छा लगे आप अनअकैडमी की वेबसाइट से या यूट्यूब चैनल से फॉलो कर सकते हैं। तो ये तो रहा आपका साइंस का बेसिक्स, लेकिन कुछ एडवांस लेवल का चीज भी आपको थोड़ी पढ़नी चाहिए, वो मैं बता देता हूँ। क्लास 11 12th बायोलॉजी की यूनिट 4, 5, 8, 9, 10 एंड केमिस्ट्री यूनिट 14 आपको पढ़ना है। इससे क्या होगा, आपको बायोटेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशंस पर फोकस करना है। बेसिकली अगर आपको ये चैप्टर समझना है तो आप समझ लो कि बायोटेक्नोलॉजी समझना है हमें, ठीक है, और उसके एप्लीकेशन समझना है। और करंट अफेयर्स तो मैंने आपको बता ही दिया, साइंस एंड टेक जो है करंट अफेयर्स ड्रिवन होता है, थोड़ा सा वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। और बेसिक्स जो है वो आप 6 to 10 से कवर कर सकते हैं। आगे चलते हैं। सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी मेंस में डोमिनेटेड होता है, तो उसके मैं सोर्सेज बता देता हूँ। देखिए इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इंडियन सोसाइटी की प्रॉब्लम से रिलेटेड आते हैं और उनके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए सॉल्यूशंस जो हैं वो आपको करंट अफेयर्स और स्कीम से कवर करने होते हैं, करंट अफेयर्स और स्कीम से कवर करने होते हैं। इन करंट अफेयर्स में स्पेशली क्या फोकस करना होता है आपको, जैसे कोई सर्वे आए, जैसे एनएफएचएस का सर्वे आता है, या आपकी कोई सेंसस की रिपोर्ट आती है, या आपका गवर्नमेंट कोई सर्वे करा के देता है, कोई स्कीम का सर्वे करा के देता है, तो वो आपको तैयार करना होता है करंट अफेयर्स में। एज अ सॉल्यूशन आपको बताना होता है कि ये काम चल रहा है। लेकिन अपने समाज को समझने के लिए आपको कुछ बुक्स तो पढ़नी पड़ेंगी, तो उसमें जो एनसीईआरटी है सोसाइटी की, क्लास 12 की इंडियन सोसाइटी, ये आपको इंडियन समाज के बारे में जो बेसिक्स है, जैसे कि कास्ट सिस्टम, रिलीजन किस तरीके से काम करता है, वो समझा देगा। तो आप इस किताब को रिकमेंड मैं करता हूँ, इसको पढ़ सकते हैं। बड़ी पतली किताब है, ये बहुत मोटी किताब नहीं है, इसको आप जरूर पढ़ें। दूसरी अगर स्पेशल एडवांस बुक किसी को अगर पढ़नी है तो राम आहूजा की बुक रिकमेंड की जाती है। वो आप तब पढ़ें जब आप थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ जाए, कोर सब्जेक्ट खत्म हो जाए, ये भी आप पढ़ लो एनसीईआरटी, तब आपके पास अगर स्पेयर टाइम हो तब आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने जो बताया करंट अफेयर्स एंड रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स में बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, एनएसएसओ की रिपोर्ट्स होती हैं और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं, वो आपको यहाँ पढ़नी है। तो करंट अफेयर्स में आपको ये मिल जाएंगी, ये कंपाइलेशंस में आती भी हैं। अगर आप करंट अफेयर्स कंपाइलेशंस देखोगे वहाँ आपको ये रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। आगे आप देखो तो गवर्नेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, जीएस पेपर 2 के अंदर आता है, जीएस पेपर 2 के अंदर आता है। और इसमें मैंने आपको एक एआरसी, सेकंड एआरसी की रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट डाल रखा है। इससे आप समझ जाएंगे कि हमें क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। देखिए जो एआरसी की जो रिपोर्ट्स हैं, बड़ी ही मोटी रिपोर्ट्स हैं, बड़ी ही लेंदी रिपोर्ट्स हैं, लेकिन इनकी समरी भी होती है इन्हीं रिपोर्ट्स के पीछे, वहां से आपको लगभग सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके 2 स्टेप की प्रोसेस होती है गवर्नेंस पढ़ने की। नंबर 1 होती है डेफिनेशन, और नंबर 2 होता है एग्जाम्पल्स, लेटेस्ट एग्जाम्पल्स। और तीसरा होता है, एक और ले लेते हैं, एआरसी की रिकमेंडेशन। एआरसी से क्या समझे आप, लिखने की जरूरत नहीं होती है एआरसी की रिकमेंडेशन, लेकिन ये 3 चीजें आपको फॉलो करनी है। मतलब कि जैसे मान लीजिए वो कह रहा है राइट टू इन्फॉर्मेशन, ओके, एक टॉपिक है गवर्नेंस के अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन है क्या, कैसे चलता है, क्या डेफिनेशन है, उसके एग्जांपल्स क्या है लेटेस्ट, और फिर वो बोलेगा कि इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो एआरसी की रिपोर्ट जो है वो रिकमेंड करेगी। जैसे जीएस4 के अंदर भी आता है एथिक्स इन गवर्नेंस, तो वो भी आपको एआरसी से पढ़ने को मिल जाएगा। सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये रिकमेंडेशन है एआरसी की। यहाँ आपको लगभग सब कुछ पता चल जाएगा गवर्नेंस के बारे में, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्लीज बी रेडी in a really good way with the गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम्स आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, स्पेशली डिजिटल इंडिया से रिलेटेड, क्योंकि ई गवर्नेंस जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। तो जितने भी इनिशिएटिव चल रहे हैं आपको पता होने चाहिए। अब देख लेते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को। ये देखिए प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वहाँ बहुत सारी लोकेशंस पूछी जाती हैं, और ये मेंस में भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लार्जली करंट अफेयर्स पर बेस्ड होता है। इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर सोर्स हम फिक्स नहीं कर सकते। जिस सोर्स को हम फिक्स करेंगे वो बहुत जल्दी आउटडेट भी हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो है
हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कंट्रीज के रिलेशंस के बारे में आप ले लीजिए किसी बुक से, बहुत सारी बुक्स हैं, आप किसी भी एक बुक को रेफर कर सकते हैं। लेकिन आपको मेजरली जो फोकस करना पड़ेगा वो करंट अफेयर्स पर फोकस करना पड़ेगा। और जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे, किसी से भी पढ़ रहे होंगे, वो आपको ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बता ही देगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने इसको सिंपल रखा है कि आप लोकेशन इन न्यूज़ को तैयार रखें प्रीलिम्स के लिए, और जो भी घटनाएं घट रही हैं उनको प्रीलिम्स के लिए भी तैयार रखें, और आप लार्जली जो करंट अफेयर्स आप एनालिसिस जो करेंगे, आईआर का जो एनालिसिस करेंगे, वो आपको मेंस में हेल्प करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी है, छोटा सा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। इसके लिए मैं एक बुक आपको रिकमेंड करूंगा, और ये बुक आपको बड़ा ही अच्छा एक पर्सपेक्टिव देगी, दैट इज अशोक कुमार बुक, इंटरनल सिक्योरिटी, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। इस बुक को आप रेफर करें, प्लस आप करंट अफेयर्स फॉलो करें। कुछ टॉपिक्स हैं इसमें, साइबर सिक्योरिटी है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, वहीं से सवाल आते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग है, तो आप उनको 3-4 टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। ये रही इंटरनल सिक्योरिटी। अब आ जाते हैं एथिक्स के ऊपर। देखिए 250 मार्क्स का ये पेपर है और बहुत ज़्यादा निगलेक्ट होता है, इसलिए इसको ध्यान से तैयार करें। ये बड़ा ही सिंपल पेपर भी है। इसके लिए मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ। आपको क्या करना है, आप पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई चालू कीजिए। पढ़ाई चालू ऐसे कीजिए आपको इंटरेस्ट आने लग जाए, क्योंकि एथिक्स थोड़ा सा बोरिंग लगता है कई लोगों को। इंटरेस्ट कैसे आएगा? इंटरेस्ट आएगा जब आप थोड़ा डिस्कशन देखेंगे। इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आप चालू करो माइकल सैंडल यूट्यूब जस्टिस, एक सीरीज है जिसमें वो जस्टिस के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। आप यहाँ से चालू करो, आपको थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा। जैसे ही आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा बनने लग जाए, आप या तो लेक्सिकॉन या डीके बालाजी को एक बुक उठा लो और उस बुक को पढ़ने लग जाओ, क्योंकि ये बुक भी बड़े शानदार तरीके से लिखी गई है, आपको समझ में आने लग जाएगा। जब ये आप बुक पढ़ के निपटो तो आप क्या कर सकते हो, यहां से फिर आप थोड़ा सा पीवाईक्यूज की तरफ जाना। तो स्टेप आप समझ गए। सबसे पहले यहां से चालू करो, फिर ये स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की कोशिश करो। जैसे ही आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ो, फिर आप पीवाईक्यूज पर जाओ, और यहां आपको पता चलेगा कि मुझे कुछ डेफिनेशंस याद होनी चाहिए, और मुझे कुछ एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। ये दो चीजें ही आपको काम की जरूरत है। यानी कि जैसे मैं बात करूं कि मोरालिटी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और आपको कुछ एग्जांपल्स पता होने चाहिए। दैट्स इट। ये आपका काम चलने लग जाएगा। तो आप क्या करोगे, नोट्स बनाने लग जाओगे। नोट्स कैसे बनाओगे, आप डेफिनेशन लिखोगे चीज़ों की, डेफिनेशन के साथ आप जो करंट अफेयर्स में एग्जाम्पल चल रहे हैं उनको तैयार करने लग जाओगे। फिर क्या करना है, आपको सेकंड ARC का यूज करना है, क्योंकि कुछ पोर्शन आपका गवर्नेंस का आएगा, तो वो भी आपको यूज करना है। एंड देन केस स्टडीज को तैयार करना पड़ेगा, उसके फ्रेमवर्क्स तैयार करने पड़ेंगे। ये आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप टॉपर्स की कॉपीज से तैयार करो, ठीक है। टॉपर्स की कॉपीज आपको ऑनलाइन मिल जाती है, वहां से आप फ्रेमवर्क तैयार करो, आप आंसर लिखने लग जाओगे। अब ये सब आपको सेल्फ स्टडी में करना है। यदि आपके पास चांस है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि प्लीज स्टडी दिस टॉपिक फ्रॉम सम टीचर, देन यू विल हैव योर ओन नोट्स। वो तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। मैं पहले सेल्फ स्टडी के लिए बता दिया, अब अगर जो नोट्स बनवा सकते हैं, किसी से पढ़ सकते हैं, तो प्लीज किसी से क्लास कर लो और नोट्स तैयार कर लो। ठीक है, ये रहा एथिक्स। ऐसे ये पूरी जो नॉलेज हमने अभी तक देखी, जो सोर्सेज देखे, जो हम रिवीजन करेंगे, जो हम आंसर लिखेंगे, उन सब से आप बेसिकली ऐसे को बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है फ्रेमवर्क फॉर एसेज। ये फ्रेमवर्क्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। आप प्लीज टॉपर्स की कॉपीज पढ़ना चालू कीजिए, वहां देखिए कि वो किस फ्रेमवर्क में लिखते हैं, वहां से अपने लिए एक फ्रेमवर्क चूज कीजिए और आप ऐसे लिखना शुरू कीजिए। लिखते लिखते ही आप ऐसे सीखेंगे, कोई किताब पढ़ के ऐसे लिखना नहीं आएगा। रही बात सीसेट की, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीसेट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्लीज कीप इन माइंड, सीसेट के लिए ज्यादा कोई सोर्सेस करने की जरूरत नहीं होती है, रादर आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ये मैं बिल्कुल बोलूंगा आपसे, सोर्सेस से ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस। मीनिंग कोई भी एक पब्लिकेशन की किताब आप उठाइए, चाहे टाटा मैग्रो हिल हो या कोई और पब्लिकेशन हो, उनकी एक किताब उठाइए, उसमें क्वेश्चन देखिए और खूब सारी प्रैक्टिस लगा डालिए। जो भी कॉन्सेप्ट्स आपके वीक हों उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए, और फिर देखिए पीवाईक्यूज कि आप उनको टच कर पा रहे हैं कि नहीं, स्पेशली द लेटेस्ट पीवाईक्यूज, एंड देन यू कैन इंप्रूव अपॉन योर प्रिपरेशन। सो दीज वर द सोर्सेस available to you, and please keep in mind the principles. The principles are very simple, that please keep your sources less, revise more, and also make notes out of them. If you are not making notes out of them, then you will suffer at the end. And do not go for PhD. Finish the topic up as soon as possible, and then again use PYQs as a filter. Thank you for watching this video. We'll meet soon.